अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाँ जी, कल भी तो मिले थे ना। इस तरह तो हम लोग रोज़ ही मिल रहे होते हैं। क्या हाल है भाई आप लोगों का? हाउ आर यू ऑल डूइंग? आर यू इंजॉइंग द वेदर, या फिर अब वो इंजॉय करने वाला थ्रेश होल्ड जो है वो पार होके ज़रा ख़तरनाक हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ अभी इंजॉयमेंट ही है। अभी इंजॉयमेंट है, ऑल्दो कराची में मुख्तलिफ मकामात पे रात गए बहुत तेज़ एट टाइम्स बारिश हुई है। बाज़ जगहों पे हाँ पानी खड़ा हो गया है, बाज़ जगहों पे बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, एज इन उस तरह से नहीं हुई है जिस तरह दूसरे मकामात पे हुई है, लेकिन उसके असरात जो है हमारी सबकी ज़िंदगी देखिए। आपकी तो यहाँ मूँछों में पानी आ गया। आपकी मूँछों में और बहुत कुछ लगा हुआ है। पसीना मेरा मतलब है। अच्छा हुआ ये शॉर्ट सर्किट से हमारे एसी उड़ गए, पानी आ गया। तो आज हम जरा थोड़े से पानी हो गए, तो वो एंजॉयमेंट वाली हम बात कर रहे थे ना, हमारा जो है वो थ्रेशोल्ड थोड़ा सा इस वक्त अनोयंस पे हुआ है। सो आज कोई साइड पे अगर हम जरा इधर उधर हो जाएं, अपने ट्रैक से हट जाएं, तो प्लीज़ इससे पहले ही हम माजरत कर लें, क्योंकि लिटरली विद दिस जैकेट एंड टाई एंड सूट एंड अ क्लोज्ड रूम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक एंड टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट And breathe, yes. मतलब वो क्यों आप भूल गए? तो ये जी मौसम का हाल है। हमने स्टार्ट तो बड़ा कुछ सोचा था कि हम करेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वी आर शोइंग यू सम विजुअल्स ताकि आपको एक ज़रा सेंस हो जाए, अंदाज़ा हो जाए। थैंक यू, शुक्र है। यहाँ कुछ पंखा भी ऑन हो गया है। बहुत आइसोलेटेड जिसको कहते हैं ना, कि पूरे कराची में एक साथ बारिश नहीं हुई, बिकॉज वी वर टॉकिंग टू वन अनदर एंड ट्राइंग टू टैली कि किधर कहाँ ज़्यादा हुई है कहाँ नहीं हुई। अपेरेंटली पूरी रात भी होती रही है कुछ जगहों पे जैसे वेयर आई लिव, तो कल दिन के वक्त हुई है, रात के वक्त नहीं हुई। व्हाट अबाउट योर्स? हाँ, दिन के वक्त मुख्तलिफ औकात में होती रही है। मेरा सुपर हाईवे लियारी एक्सप्रेस वे की तरफ से भी गुजरना हुआ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एज़ कम्पेयर टू द सिटी जहाँ पे आप रहती हैं, दैट साइड ऑफ द सिटी। सो येस, मेट्रोविल की साइड पे, औरंगी टाउन की साइड पे, लियारी की अतराफ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। डिफेंस क्लिफ्टन वगैरह में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बट ओवरऑल शहर की सूरत हाल हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली इस वक्त है क्या। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिशें हुई हैं। कराची के अगर अलावा बात करें, वहाँ भी नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। इसके अलावा लाड़काना और दादू में भी मूसलाधार बारिशें हुई हैं। मेयर कराची बाय द वे, उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का कराची की अगेन हम अपडेट दें दौरा किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि महकमा मौसमियात जो है, अकॉर्डिंग टू देम, कराची में बारिश आज रात तक जारी रहने की पेशगोई भी है। सो दिन में भी होती रहेगी जगह जगह, और फिर आई थिंक सिलसिला जो है वो रात तक ही रहेगा। हैदराबाद का आपने बता दिया कि हैदराबाद में मैंने बता दिया है कि बारिश हुई है। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आंधी के साथ तेज़ बारिश हुई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तो बारिशें हो ही रही हैं। अलगर्ज़ ये कि पूरे मुल्क में तूलो अर्ज़ में, मतलब फ्राम नॉर्थ टू साउथ बारिशें हो रही हैं। डेरा इस्माइल खान, नौशेरा, 400 दवाई में यू लाफिंग पेशावर आपकी तीलो अर्ज़ में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सवात, कोहिस्तान, चित्राल, शांगला और एबटाबाद में भी सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सो दिस इज द लेटेस्ट फ्रॉम बोले यार। अच्छा, आज थोड़ा सा ये प्लीज़ बेयर विद अस। देखिए, इतने सालों से हम लोग साथ हैं, आपको लिटरली पता होता है कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, हम आपको खुद ही बता देते हैं, और आज का भी हमने हाल अपने स्टूडियो का बता ही दी है। सो इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल। हैविंग सेड दैट, एक खबर जो कल सामने जिसने हम सबको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, और ये बार बार इस किस्म की खबरें आती हैं, कोई सीख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा कहाँ से ये लोग आते हैं। इस्लामाबाद में आपको बताएं, घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद करके दांत, नाक, बाजू और पसलियाँ तोड़ दी गई हैं, और उसे डंडों से, और मतलब जो चीज़ सामने आई है ना, चमचों से, डंडों से, व्हाटएवर यू कैन नेम इट, उस चीज़ से मारा गया। सलाखों से कमर पर गहरे जख्म उसके आ चुके हैं। और ये हुआ कहाँ है? दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इस इंसानियत सोच वाक़े ने कोई क्या आप इस बारे में हम बताएं आपको। डॉक्टर्स भी देखकर हैरान रह गए जब इसकी वालिदा बच्ची को रावलपिंडी के इलाके में हुआ है वाक़या लेकर गई अस्पताल, तो डॉक्टर्स ने कहा व्हाट इज़ गोइंग ऑन। डॉक्टर्स ने फिर पुलिस बुलाई कि इस बच्ची के साथ हुआ है क्या। लिटरली वहशत अंगेज़ मनाजिर थे, दहशत अंगेज़ ये मनाजिर थे। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि तशद्दुद का ये इल्ज़ाम एक ऐसी खातून पर लग रहा है जो सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया हैं। मतलब ये आसिम हफीज़ साहब की अहलिया के
अहले खाना या ख़ानदान वाले ज़रा बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस कर्ब में गुजरी है, जो अपने घर में मुलाजमा को तकरीबन अदमुआ कर दें। मतलब थोड़ा सा और अगर थप्पड़ मारती तो वो बच्ची मर जाती और ये कातिल बन जाती। मतलब कि इतना मार चुके हैं कि इसके बाद को फूंक भी कोई मारे तो उस बच्ची ने खत्म हो जाना था। एंड आई एम सॉरी, जब मैं ऐसी डिस्क्रिप्शंस पढ़ती हूँ ना और जब मैं सुनती हूँ कि क्या है, तो किसी बच्चे पे या किसी यंगस्टर पे या किसी अडल्ट पे भी अगर आप कोई जानवर छोड़ दें, कोई कुत्ते छोड़ देना, तो फिर भी ये हाल ना हो जो इंसान इन बच्चियों के साथ कर रहे हैं। एंड दिस इज आई थिंक परहैप्स द सेकंड टाइम जो हमने इस बैकग्राउंड के एफ्लुएंट लोग, नंबर वन एजुकेटेड लोग, जज थे ना मेरा जी बिल्कुल वही वाली मुझे बात याद आ गई है, वहाँ से ये खबर निकल रही है। तो वी स्टार्ट वंडरिंग कि अगर पढ़े लिखों का ये हाल है कि जिनको ये नहीं पता कि घर में लोगों को किस तरह ट्रीट करना है, जो आपकी मुलाजमत में हैं, जो बच्चियां हैं, अव्वल तो आई एम श्योर ये अंडर एज बच्ची होगी कि आपने उसको मुलाजिम रखा हुआ है और उसके बाद ये उसके साथ सलूक हो रहा है। वेयर डू यू कम फ्रॉम? क्या बचपन में आप लोगों के साथ क्या हुआ था कि इतना ट्रॉमा आपके ऊपर है कि आप उसको पास ऑन कर रहे हैं? या जज साहब आपके साथ क्या करते हैं कि आप उसका बदला सारा इस बच्ची पे निकालती रही हैं? तशद्दुद का मुकदमा, यस, आप मतलब इन लोगों का बाकायदा इलाज होना चाहिए, इनको पागल खाने में दाखिल कराकर इनसे पूछगछ होनी चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग हेयर, कि आप एक इंसान पर जानवरों से ज्यादा, जानवरों को भी क्या, ये तो मिसाल भी ऑब्सोलीट हो गई है कि हाँ, ये जानवरों से बदतर सलूक, मतलब जानवरों से क्यों आप बदसलूकी करें, क्या बंदा इस पे कहे। इस्लामाबाद के थाना हमक में दर्ज किया गया है मुकदमा। 14 साल है बच्ची है, रिजवाना इसका नाम है। केस इन पॉइंट, एक तो अंडर एज 14 साल की बच्ची को आपने अपने घर, अच्छा वैसे ये 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह पे रखी गई थी बच्ची। 6 माह से ये इनके घर काम कर रही थी, घर की मुलाजमत थी। बच्ची से मुलाकात के लिए आने पर मालूम हुआ कि वो हब्से बेजा में बदतरीन तशद्दुद का शिकार है। यही नहीं, सिविल जज की अहलिया मुबैना तौर पर बच्ची का गला दबाती रही, जिसकी वजह से निशान मौजूद हैं उसके गले पर, परमानेंट मार्क्स बन गए हैं। कौन हो तुम औरत, क्या हो रहा है और तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम आगे ये कर रही हो? मुझे तो आई रियली वांट टू, ये एक केस स्टडी बनना चाहिए। और बाय द वे आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी ये हो चुका है, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो हुआ था 2017 में। इस हालत में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी से काम होगा? मतलब पसलियाँ उसकी तोड़ी हुई हैं, नाखून उसके निकाले हुए हैं, दांत उसके हैं नहीं, सर पे उसके इतने ज़ख्म हैं कि उनमें कीड़े पड़ गए हैं। तो काम कराएंगे आप इस हालत में, या एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी से काम होगा? और चलें, ये खातून तो जहनी मरीज़ हैं, नीम पागल हैं, पूरी पागल हैं, जुनूनी हैं, जो भी हैं, इनको मतलब घर पे नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट सेफ़ कि किसी मोहल्ले में, किसी घर में, किसी इलाके में रहें। बाहर जाकर गली में किसी को पड़ जाएं, किसी का सर फाड़ दें, किसी को काट खाएं, क्या आप इनसे बैद कर सकते हैं? तो इनके मियाँ तो नौकरी पे मौजूद है ना, वो तो इंसाफ फराहम करने के तकाजे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके मियाँ को नहीं नजर आ रहा कि आपकी बीवी पागल है? सुन रहे होंगे ये जो इन लोगों के दोस्तों को अभी पता चला होगा कि घर में क्या हो रहा है। मैं तो कहती हूँ गालियाँ दें जाके इनके घर पे, उनके घर के बाहर जाके एक मोर्चा निकालने के, ये कि बड़े सोसाइटी में तो आप लोग जिस तरह फिरते होंगे, ऑब्वियसली स्टेटस तो है ही, तो घर के अंदर क्या कर रहे हैं? ओके, सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 2017 में, और ये भी हमने काफ़ी वावेला इधर मचाया था, लेकिन देख ही लें कि उसका क्या असर होता है। तैयबा नामी बच्ची, आपको याद होगा, उसको भी बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, और उसका इल्ज़ाम भी साबिक जज की अहलिया पर ही था। बिल्कुल, ये जजों की वाइफ्स जो हैं, ये व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स गोइंग ऑन? आप लोगों के घर में क्या हो रहा है कि आगे आप ये पास ऑन कर रहे हैं? साबिक एडिशनल जज थे राना खुर्रम अली और उनकी अहलिया माहीन जफर को 1-1 साल कैद और 50-50 हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 50,000 कोड़े भी पड़ने चाहिए थे साथ साथ। आई एम सॉरी टू से, ये हालत हो ना तो 50,000 देना। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी अहलिया ये कर रही हैं जज साहब, और आप तो किस मनसब पे फायज हैं, आप तो काजी हैं, आप यही देख लीजिए। आप अपने घर में अपने मामला ठीक नहीं कर पाए, मतलब अगर कोई ज़हनी मरज़ था आपकी अहलिया को लाहक, तो आप उनको अस्पताल दाखिल कराएं। अयाज़ अकबर यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। अयाज़, एक दफ़ा फिर दिल दहल गया, अल्फाज कम पड़ गए हैं, मतलब ये पहला वाक़या तो है नहीं अपनी नौयत का, ये चले मंजर आम पर आ गया, लेकिन अब ये चूँकि मंजर आम पर आ गया ही है, तो वी विल ट्राई टू हाईलाइट इट एज़ मच एज़ वी कैन, ताकि इन अफराद को करार वाकई सज़ा मिले। क्या मज़ीद इसके बारे में आप मालूम कर सके हैं? क्या ये एक ही मुलाजमा थी इनके घर पर,
इसके अलावा भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं? घर में कितने अफराद रहते हैं? अहले मोहल्ला क्या कहते हैं? अरेस्ट किया है इस सिलसिले में अब तक? देखिए अब्दुल्ला हुमा, बड़ा ही दिल दिलाने वाला ये वाक़या है और ये पहला वाक़या नहीं है। जैसे आपने कहा, एक इससे पहले भी एक जज साहब थे, खुरम साहब, जिन्होंने इसी तरह एक बच्ची के ऊपर जुल्म ज़्यादती की, तशद्दुद किया उनकी अहलिया ने, और उसके बाद उनको ना सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ा बल्कि वो भी जेल में उन्होंने कैद भी काट रहे हैं। ये भी एक ऐसा ही वाक़या है। ये सरगोदा की एक बच्ची है, रिजवाना, 14 साल इसकी उम्र है, और ये जज साहब जो हैं ये फेडरल जुडिशल अकेडमी में आसिम हफीज़ साहब जो हैं पोस्टेड हैं, और इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। तकरीबन 6-7 माह पहले ये बच्ची इनके पास काम के लिए एक मुख्तार नामी आदमी लेके आया था और इसको मुलाजमत पर रखा। अब हमारी अपनी तफ्तीश ये कहती है कि जो सोमिया है, जो इस जज साहब की अहलिया है, ये इस बच्ची से सारे घर का काम कराती थी, बर्तन वगैरह धुलवाने, सफाइयाँ करना। अब मुझे बताएं 14 साल की बच्ची कितना काम कर लेगी? दूसरी बात ये कि अगर एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई होता है कि ये परफेक्शन काम में आए, वो एक छोटी सी बच्ची जिसका ताल्लुक एक बैकग्राउंड फैमिली से है या हम्बल फैमिली से है, उस बेचारी को क्या पता कि इस्लामाबाद के घरों के क्या तकाजे होते हैं, या जो हमारी जज साहब की अहलिया हैं उनका कितना बड़ा स्टैंडर्ड है। तो हमारे तफ्तीश के मुताबिक वो अहलिया जो है इनकी जज साहब की, ये बच्ची पर जुल्म ज्यादती करती रही, मारती रही, मुख्तलिफ चीज़ों से ठुड्डे मारती रही, धक्के देती रही, और वो ज़ख्म होते रहे। इस दौरान अब्दुल्ला हुमा इस बच्ची को 6-6.5 माह में एक दफ़ा भी घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ फ़ोन पे रब्ता होता था। और ये बच्ची इतनी डरी हुई सहमी भी थी कि ये अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकी कि इसके साथ यहाँ पे क्या जुल्म ज्यादती हो रही है। अब ये वाक़या जो सामने आया है, अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्ची के सर पे जो कट्स लगे हैं, उसकी अगर ये बर वक्त ट्रीटमेंट भी कराते तो शायद ये मामला सामने ना आता। इन्होंने, इन जालिमों ने इस बच्ची के सर पे कट्स मारे हैं, कोई लोहे की चीज़ें मारी हैं, कोई राड मारे हैं। वो जख्म इतने हुए कि उसमें कीड़े पड़ गए और वो जख्म ठीक ही नहीं हुए। उसके बाद उसके मुंह को छीला गया, उसके मुंह को रगड़ा गया मुख्तलिफ चीज़ों से। जब हमने कल जज साहब से बात की कि जज साहब ये क्या है, तो जज साहब की बड़ी ज़बरदस्त जस्टिफिकेशन है। वो कहते हैं बाहर गमलों में ना मट्टी पड़ी थी, बच्ची ने मट्टी खा ली, क्योंकि ये 4 साल की बच्ची है, इसको नहीं पता कि मट्टी नहीं खाते। तो ये जज साहब को आप साहब ना कहें, क्योंकि ये दरिंदे हैं, ये सारी फैमिली को पता था कि ये क्या कर रहे हैं। ये जानवर है, वैसे जानवर भी नहीं कहना, जानवरों की तौहीन है, क्योंकि मतलब ये किसी और ही, मैं कह रहा हूँ ना, इनको जो साहब मैं कह रहा हूँ वो इसी कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़े साहब है ना, मैं उसमें बात कर रहा हूँ। मैंने कल जज साहब को कहा कि जज साहब, तो इनकी बेगम भागी हुई है या वो मंजर यहाँ पर आ गई है? जज साहब से तो आपकी मुलाकात हो गई, ये अंदर हैं या ये बाहर फिर रहे हैं? इनकी बेगम किधर है? आज सबसे पहला पर्चा तो इस बात पे करता है जज पे भी कि उन्होंने 14 साल की बच्ची को अपने घर मुलाजमत पे रखा हुआ है। दैट इन इटसेल्फ इज अनलॉफुल। जी देखिए अब्दुल्ला हुमा, अभी इस वक्त FIR में जज साहब का नाम है, और FIR में जब किसी का नाम होता है तो वो नॉमिनेटेड होता है। इस वक्त इस मुकदमे में जज साहब भी नॉमिनेटेड है, उनकी अहलिया सोमिया भी नॉमिनेटेड है। कल जब आसिम हफीज साहब से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्ची बच जाए, और बिल्कुल इनकी बातों में मुझे नदामत नजर नहीं आई, जैसे कि पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा ये आपको पता है कि आपने क्या हरकत की है? इससे पहले आपको राजा खुरम साहब का केस याद है? कहते जी याद है। तो मैंने कहा तो आपने तो उसको रिपीट किया है। नहीं, इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता चला कि बच्ची के सर में चोट लगी हुई है, बच्ची खुद टकरे मारती थी। देखें ना, जस्टिफिकेशन देखें कि ये टकर क्यों, ये पागल थी आपके घर के काम। चले अगर बच्ची टकरे मारती थी तो उसको अगले दिन उसके माँ बाप के हवाले करें, आप अपने सर क्यों ले रहे हैं? मतलब आपने 6 महीने से बच्ची को अपने घर रखा हुआ है। ये सोमिया गिरफ्तार है या ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, ये तो बता दें। अभी तक नहीं अब्दुल्ला, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। रात गए, जब आपको पता है जियो ने इस चीज को बड़ा ही हाईलाइट किया है, और आपको पता है इससे पहले भी जितने भी चाइल्ड अब्यूज हुए हैं उसके ऊपर हमेशा जियो का एक पॉलिसी रही है कि उसको हाईलाइट करते रहे, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस हैं। इस हवाले से रात गए, बहुत लेट ही FIR दर्ज हुई है। पहले तो इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन ये था कि जी क्योंकि दरखास्त गुजार नहीं है तो हम फिर दरखास्त गुजार उसके जो बच्ची के वालिद हैं रिजवाना के, उन्होंने दरखास्त दे दी है, FIR हो चुकी है। अब इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि जो कानूनी तकादे वो पूरे किया जाएंगे, लेकिन जब तक इसमें इंटरवीन नहीं करेगी हमारी अदालत आलिया और उज़्मा, तो उस वक्त मुझे इस केस का में कुछ होता नजर नहीं आ रहा। और ये हो सकता है कि जज साहब जो है इस बच्ची के पेरेंट्स को कुछ कॉम्प्रोमाइज करवा लें, किसी तरीके से इनको दबका शबका लगवा के ये केस आगे तो बच्ची के पेरेंट्स को भी पकड़ लेने चाहिए। अगर ये सारे बच्चों के साथ ये करेंगे, माँ बाप इंक्लूडेड, तो फिर तो उनको भी अंदर होना चाहिए इस चीज़ में। हम बार बार नाम भी लेंगे ताकि लोग जो इनको जानते हैं एटलीस्ट उनको तो इनकी असलियत पता चले। हम बात करें सिविल जज आसिफ हफीज़ की और उनकी जो अहलिया है सोमिया।
जो अभी तक भागी हुई हैं। अच्छा, ये सोमिया के बारे में कुछ अहले मोहल्ला, मतलब हैरान हूँ मैं कि अगर इस तरह का बहीमाना तशद्दुद घर में किसी पे हो रहा हो तो वो चीखता भी है, रोता भी है। कितना बड़ा ये घर है, मोहल्ले वाले हैं, घर में इनके अपने बच्चे हैं या नहीं हैं? और घर में अयाज कोई और मुलाजिम इस बच्ची के अलावा भी है? नहीं जी, घर इस बच्ची के अलावा कोई मुलाजिम नहीं है। जज साहब के अपने बच्चे भी हैं और ये बच्ची जो थी ये ना सिर्फ जो आसिम मुनीर हैं उनकी एहलिया के साथ काम करती थी, इनके बच्चों को भी घर के अंदर बाहर की सफाइयाँ, मतलब आप मुझे बताएं कि 14 साल की बच्ची कितना काम कर देगी, वो भी 24 आवर आपके पास वो मुलाजमा है, आपने उसको कितना को रगड़ लेना है, उस बेचारी से कितना को काम करा लेना है, उसके बाद उसको मारना भी है क्योंकि काम उसके स्टैंडर्ड का जो है वो सोमिया बेगम साहिबा जो है उनके स्टैंडर्ड का काम नहीं हो रहा। तो बाकी एले मल्ला को आपको पता है इस्लामाबाद के जो यहाँ पे लोग हैं कि साथ वाले घर में नहीं पता चलता क्या हो रहा है, तो इतना कोई आसपास पड़ोस में जो है उनका कोई इतना ज्यादा उनको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर जज होना इट्स सिर्फ एक बहुत बड़ा आपको पता है एक प्रोटोकॉल है कि जज साहब हैं, तो जज साहब के करीब तो वैसे कोई नहीं लगता। तो एले मल्ला में सिर्फ किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की हमारे आगे, लेकिन निकलेगा। प्रोटोकॉल तो क्या इनको तो होनी चाहिए छितरौल। अयाज बहुत शुक्रिया। इसमें अब्दुल्ला एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी। इसमें अप्रिशिएट करें सरगोदा पुलिस को, डीपीओ सरगोदा हैं फैसल कामरान। अगर ये केस आज हाईलाइट हुआ है तो उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि ये बच्ची जब सरगोदा पहुंची है तो उसके बाद डीपीओ साहब ने इंटरवीन किया और ये सारे राब्ते इंक्लूडिंग आईजी इस्लामाबाद से राब्ता, मीडिया से राब्ता, हमने भी कोशिश की, हमारे नुमाइंदे हैं मलिक असगर साहब, उन्होंने इस स्टोरी को इनिशिएट किया था, लेकिन जितना इसके अंदर इनपुट डाली है उस पुलिस ऑफिसर को अप्रिशिएट करें क्योंकि उन्होंने इसके बावजूद कि ये एक जज हैं, एक आला ओहदे पे फायज है, इसके बावजूद भी डीपीओ सरगोदा ने इस केस को बड़ा ही आगे लिया और हमें वो तमाम चीजें प्रोवाइड की और हमें इंटीमेट करते और किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आए, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आए। आपको पता है ना, टेलीफोन होता है, सब कुछ होता है। डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान साहब, यू हैव डन अ गुड जॉब और आपने अपने ओहदे का फ़र्ज़ निभाया है और आप इसी तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहें और इन मुजरमों के गलीज़ चेहरों को बेनकाब करने में हमारा साथ दें ताकि इनको वाकई सज़ाएं मिल सकें। थैंक यू याज फॉर बीइंग विद अस एंड अपडेटिंग ऑन अस। ये एक बात आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें एक डिसीजन लेनी चाहिए कि आप जब देखें ना किसी रेस्टोरेंट में, किसी बाज़ार में जहां आपको पता है कि एक अंडर एज मेड रखी हुई है जो कि 13-14 नज़र आ जाता है, 12 साल की बच्चियां, कॉल देम आउट। ये अच्छा, वो तैयबा वाला केस जो था, एक सेकंड अब्दुल्ला, हमें बड़ा शौक है ना, हम पाकिस्तान में हो या बाहर के मुल्कों में हो, कोई पॉलिटिशियन बुरा लगता है तो हम उसके पीछे दौड़ेंगे, हम नारे लगाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, नोचने को आ जाते हैं। कोई काम पे लगो, अगर करना ही है ज़रूर करो, लेकिन ये वो बातें हैं जो डिजर्व करती हैं। कॉल देम आउट, पब्लिक में जलील कर दें। इफ़ यू सी समबडी जिनकी अंडर एज मेड है, जलील करें, एक रौला मचाएं, एक जमघटा इकट्ठा कर लें, मतलब कोई काम पे तो लगे ना, किसी की बेहतरी तो हो उससे। और चूंकि हम इतने ब्रेव और बोल्ड हो ही चुके हैं कि हम पब्लिक में कॉल आउट करते हैं, शऊर आ गया है ना हमें, बहुत शऊर आ ही गया है, तो किसी अच्छी जगह पे निकालो जो नहीं हो, विच इज रॉन्ग बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, बाय ऑल रिलीजन्स, बाय ऑल कल्चर्स। मतलब हर सतह पे ये चीज़ बुरी है, ख़राब है, गलत है, तो इसको तो बंद करना है। और किस तरह करेंगे अगर हम खामोश ही रहेंगे सारों के मामले में, तो ये नहीं। क्योंकि जिन चीज़ों पे आप रौला डालते हैं या शोर मचाते हैं या अपने बाल नोचने पे आते हैं, वो हो सकता है आपके लिए गलत हो, किसी और के लिए गलत ना हो, लेकिन ये चीज़ें तो अक्रॉस द बोर्ड गलत है। और एक बात बताऊं, हर कोने में गलत है। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनको सियासी शऊर अभी लेटेस्ट आए ना 10-12 सालों में, और वो सियासतदानों को तो नोच खाने को दौड़ते होंगे, लेकिन उनके अपने घरों में अंडर एज मुलाजमाएं होंगी। And we all know that. So please call out. मतलब कि हम देखते हैं, we see this everywhere and all the time. क्या कहेंगे पता नहीं अब इस केस का आगे क्या बनेगा। ऑफ कोर्स वील कीप यू पोस्टेड और हम फॉलो अप ज़रूर रखेंगे, लेकिन अगर कोई सुलह सफाई हो गई। अच्छा, लोग अपनी माशरती जिम्मेदारियां भी नहीं निभाते ना। मतलब आई एम श्योर के मोहल्ले में किसी को पता होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, हो ही नहीं सकता। बॉयकॉट दोज पीपल ना, उनसे दोस्तियां ही ना करें जिनके घर बच्चे काम कर रहे हैं। मतलब और दोस्त है ना, दोस्तों में फ्रैंकनेस होती है, कह दो भाई मैंने तुम्हारे घर नहीं आना अब से,
क्योंकि तुम्हें इतना पढ़े लिखे होते हुए भी तुम्हें इतना नहीं पता कि तुमने 12, 13, 14 साल की बच्चियों को इन योर एम्प्लॉयमेंट लेना, और फिर वो 12, 13, 14 साल की बच्चियां 8, 9, 10 साल के बच्चों की टेक केयर कर रही होती है। बच्चे बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं। एंड हमारी सोसाइटल जिम्मेदारियां क्या हैं? मैं मान ही नहीं सकता कि साथ वाले घर में किसी को पता ना हो कि हो क्या रहा है। सबको सब तो होती है। अगर वो बच्ची गैराज धोने के लिए बाहर आ रही है या झाड़ू लगा रही है ना स्लोप के ऊपर, तो साथ वाला कोई ना कोई उस पर खड़ा होता है या मुलाजिम खड़ा होता है, वो देख लेता है कि क्या हो रहा है, वही कुछ बता देती है। सो प्लीज़ आप अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। मतलब नूर मुकद्दम का केस हो गया, वहाँ पे भी अहले मोहल्ला ऐसा था जैसे सुम्मुन बुकमुन है। मतलब क्या कत्ल हो रहा है अंदर और किसी ने कोई हिम्मत नहीं की कुछ करने की। यहाँ पे बच्ची पिट पिट के मर गई, यहाँ पे भी किसी को कोई गर्ज नहीं है। वहाँ गुलिस्तान जौहर कराची में एक लड़का आता है, हिरास करता है भरे बाजार, उस लड़के को सब जानते होंगे, उसकी तस्वीर भी है, उसको पहचान सकते हैं, इसके यूनिवर्सिटी वाले भी पहचान सकते हैं, इसके दोस्त भी, इसके अहले मोहल्ला भी, इसके अम्मी अब्बू भी। इसको कोई नहीं पकड़वाने में मदद दे रहा है, या एटलीस्ट चले ठीक है अगर कोई केस नहीं है तो इसको कोई तो सबक हासिल होगा। देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर इंस्टेंस केस इन पॉइंट, ये गुलिस्तान जौहर वाले लड़के को अगर आप पहचानते हैं और आप फिर भी इसको नहीं पकड़वा रहे ना, तो आपके साथ ये होगा। What goes around comes around, मतलब ये तो कुदरत का निज़ाम है। सो प्लीज़ डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने माशरे को बेहतर करना होता है। वी ऑल लुक टुवर्ड्स द लीडर्स एंड द पॉलिटिशियंस, फॉरगेट देम, उन्होंने जो करना है करना है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे अपने अंदर कितने फ्लॉज हैं, अगर यहीं से आगाज़ करते हैं तो शायद कोई एक बेहतर सोसाइटी, जो हम चीख रहे होते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क करने वालों में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हम हैं, हम खुद हैं, इंक्लूडिंग कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। भाई कौन बन रहा है निगरान वज़ीर आज़म, ये सवाल तो अजीब, इस बात का मुझे लग रहा है बतंगड़ बन गया है। कल हमने काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन इस पे बात की थी, फिर रात तक ये चलता ही रहा, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आती रही। या बट दे वेरी कैटेगोरिकली सेड कि भाई कोई नाम हमारे साथ शेयर ही नहीं हुआ। शहरी रहमान कैटेगोरिकली सेड फ्रॉम पीपीपी। इससे पहले वैसे पीपीपी भी बस यही कह रही थी कि नाम आएगा तो देखेंगे, ये होगा तो फैसल कुंडी साहब ऑन आवर शो आल्सो डिड से कि कोई नाम ऐसा, मगर उन्होंने ये नहीं कहा, इसहाक डार साहब का ये नहीं कहा कि मतलब उन्होंने कहा जी केपेबल हैं, वो बात होगी, देखेंगे, हमारे अपने नाम होंगे। बट शहरी रहमान कैटेगोरिकली सेट के मतलब इससे सवालात उठते हैं जानिबदारी वगैरह जानिबदारी के हवाले से। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कैटेगोरिकली कहा कि ये बात जो पूरी कौम को मज़े का खेज़ लग रही है कि इलेक्शन के आगाज़ से पहले ही मामला एक पार्टी जो बरसर इख्तिदार है उसका वज़ीर ख़जाना निगरान वज़ीर आज़म आप बना देंगे। आपकी माशी मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन कोई और आदमी भी आप ढूंढ सकते हैं इस जॉब के लिए। ये पूरे प्रोसेस पे इतना बड़ा रेड रंग का क्वेश्चन मार्क लगता है। 100% इन एग्रीमेंट, जस्ट माय ओपिनियन। एनीवे जी, एक दफ़ा इफ़ यू मिस्ड इट तो आपको एक दफ़ा दोबारा बता दें कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने में कुछ ही हफ्ते रह गए हैं और हर तरफ इलेक्शन और निगरान सेटअप की बातें ज़ोरों पर हैं। और गुज़िश्ता दिनों निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जिस तरह के अब्दुल्ला भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं, इसहाक डार साहब का नाम सामने आया, जो अब तक गर्दिश कर रहा है, अनलेस कोई और नाम आ जाए। अब मे बी अब्दुल्ला कभी कोई नाम इस तरह छोड़े भी जाते हैं ताकि उसकी सेंस मिल जाए, तो ये सेंस तो बड़ी सामने आ ही गई है। दिलचस्प बात यह है कि खुद इसहाक डार ने तरदीद नहीं की, नून लीग के दीगर अहम रहनुमा भी जो है वो इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे, कोई बोल ही नहीं रहा। अलबत्ता कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म जो है वो नहीं बनाना चाहिए। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, डार साहब ने किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। माहौल जो है रखना चाहिए जिसके अंदर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई उंगली ना उठ सके, ये हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। ये मुनासिब नहीं है कि एक सियासी शख्सियत जो है, कदावर शख्सियत जो है, इसके लीडरशिप के करीब, बहुत करीब तरीन जो है शख्सियात हैं, उनमें से जो किसी शख्स को जो है वो इस ओहदे पे बैठाया जाए। इससे ये मतलब नहीं है कि ये डार साहब की ख्वाहिश है। ये जिसकी भी सजेशन है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई ठीक बात नहीं की। वैसे एक बात बताऊँ, ये बेतुकी बात थी जिसने भी की है, ये जिसने भी सजेशन दी है, बड़ी ही अनरीजनेबल बात है। हमने जब पहली दफ़ा सुना था हमने कहा क्या मतलब
Come on, make some sense out of it. ख्वाजा आसिफ का बयान पार्टी पॉलिसी से मुताबिकत रखता है या ज़ाती राय है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी इसहाक डार के नाम पर 2 दिन से डावाडोल थी। अब खुलकर फाइनली वो भी डावाडोल ही थे। वैसे दे डिड नॉट इवन हैव एनी क्लैरिटी। इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की मुखालफत करती है, सुनिए। इसहाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून के पास या बाकी जमातों के पास, उनके पास इख्तियार है कि वो अपने नाम लाएंगे, उसमें तमाम लीडरशिप बैठेंगी, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ डिस्कस होंगे। तो आज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसहाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। हाँ, अगर होगा तो डेफिनेटली डिबेट होगी, हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी। अभी कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए, तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें, जो मैं वजाहत से कहूँगी आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। जी, ये सब फेक न्यूज़ है, कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। जो स्पेकुलेशन हो रही होती है उसका जिक्र तो करना ही पड़ता है, बट एनीवे साथ ही आपको बता दें कि नून लीग और इत्तेहादी जो भी कहें, लेकिन निगरान हुकूमत को अहम फैसले का इख्तियार देने के लिए काम शुरू हो रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इशारा दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगले माह इंटरिम गवर्नमेंट मार्ज़ वजूद में आएगी और जितना अर्सा जो आइनी है उस दौरान वो इस और दूसरे जो हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इक़दाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। ये भी साथ बताना ज़रूरी है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम का इंदिया दिया था ताकि निगरान हुकूमत बड़े माशी फ़ैसले कर सके। मुबस्सिरीन के मुताबिक हालात और वाक़यात यही बता रहे हैं कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए मैदान हमवार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो जमहूरियत के साथ इससे बड़ा लिटरली क्या मजाक हो सकता है। शरीफ ख़ानदान ने पहले ही पार्टी के तमाम अहम ओहदे ख़ानदान में बांटे हुए हैं। हुकूमत नहीं बनी तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, पार्टी को वज़ीर आला पंजाब के लिए उनके बेटे की याद आई और हुकूमती और पार्टी ओहदे क्या कम थे कि निगरान हुकूमत पर भी नवाज शरीफ साहब के समदी बैठे होंगे। मुस्लिम लीग नून को सर्टनली ये सोचना चाहिए कि मतलब ये 2023 की सियासत है। आप बड़ी मुश्किल से अपने सबसे बड़े ओपोनेंट से अभी जान छुड़ाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें भी आपकी कंट्रीब्यूशन कम है, उस ओपोनेंट की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है और आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। You are not ready to bring yourself into the 21st century. और इस सारे मरहले में आवाम, जिसका हम अब कुछ देर पहले भी जिक्र कर रहे थे ना, उनको बड़ा शऊर आ गया। नाउ दे कैन सी ब्लैक एंड वाइट वेरी क्लियरली, तो लिहाजा अपना अंदाज भी बदलें, क्योंकि दिस इज नॉट एज यू सेड 21st सेंचुरी एट ऑल के अपने ही अपने ही लोगों को बिठाते चले जाएं। हमारे साथ मौजूद है, JUI का मौक़िफ़ लेते हैं। इससे पहले JUI क्लियर कर चुकी है कि इसहाक डार साहब वाली बात नून लीग की तो हो सकती है, PDM की नहीं है। सो शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, रिपोर्ट्स हैं कि मुस्लिम लीग नून प्रॉब्ली इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म देखना चाहती है। ऑल्दो ख्वाजा आसिफ तरदीद कर रहे हैं, तो मतलब कह रहे हैं कि एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। क्या JUI के सामने बाज़ाब्ता तौर पर ये नाम आया या इनफॉर्मल कोई डिस्कशन हुई है? आप लोगों को एतराज़ होगा अगर इस पर कोई बात हो आगे, या आप लोगों को नहीं होगा कोई एतराज़? वफाक में हुकूमत एक पार्टी की नहीं है। वफाक में PDM में शामिल 8 जमातें, उसके अलावा हुक्मरान इत्तेहाद में तकरीबन 12-13 जमातें शामिल हैं। रोज़ अव्वल से लेकर आज तक जितने भी फैसले हुए हैं हुकूमती सतह पर, जिस हवाले से भी हो, जिस नौइयत की भी हो, बिलखुसूस जब अहम मौज़ूआत और अहम मसाइल पे बात हुई है, अहम फैसले हुए हैं, तो उस वक्त मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद फिर फैसले हुए। तो लिहाजा बग़ैर मुशावरत के कोई भी पार्टी फ़ैसला नहीं कर सकती, वो जितनी भी बड़ी पार्टी हो। अगर यहाँ लीडिंग पार्टी PMLN है, वज़ीर आज़म भी PMLN का है, लेकिन उस हुकूमत में शामिल दीगर जमातों की क़ियादत को भी हर अहम मसले में, हर अहम फ़ैसले में
मुशावरत में लेना ये ज़रूरी था और ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अगर PMLN ने अपने सफ़ू में फ़ैसला किया इसहाक डार साहब के नाम पर कि निगरान वज़ीर आज़म वो होगा, तो ये PMLN का फ़ैसला होगा। लेकिन PDM की प्लेटफार्म पर और हुक्मरान इत्तेहाद की प्लेटफार्म से ऑफिशियली और रस्मी तौर पर अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फ़ैसला नहीं हुआ है। लेकिन हाफिज़ साहब, निगरान हुकूमत का फ़ैसला हुकूमती जमातें ही कर रही हैं और अपोजिशन तो बराए नाम भी बल्कि मौजूद ही नहीं है। तो जो भी लोग हुए, जैसी भी हुकूमत बनी, उस पर ये ठप्पा तो रहेगा कि वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के हामी लोग होंगे। बेहतर नहीं कि जो जेनुइन अपोजिशन ऐवान से बाहर है, जैसे कि ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, उनसे भी बात कर ली जाए ताकि एतराज़ात की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाए। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ आपके सवाल से। वो इसलिए कि आईनी पोजीशन यही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ये आपस में बैठ के मुशावरत करेंगे, दोनों तरफ से नाम आएंगे, तजवीज़ होंगी और फिर तनहा लीडर ऑफ द अपोजिशन फैसला कर सकता है कि ये नाम हो या ना हो, और ना लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के तहत भी जमातें हैं और लीडर ऑफ द हाउस की हुकूमत में शामिल भी जमातें हैं। लिहाजा उन्होंने इन जमातों को दोनों ने एतमाद में लाना ज़रूरी है। तो इसलिए वज़ीर आज़म की कोशिश यही रहेगी कि पहले वो इत्तेहादी जमातों को जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है या PDM की जमातों को एतमाद में लेना होगा और उस सिलसिले में मुशावरत में मुख्तलिफ नाम आएंगे। हो सकता है 1, 2, 3 नाम तजवीज़ हो जाए पूरी प्लेटफार्म से, हुक्मरान इत्तेहाद और PDM की प्लेटफार्म से, फिर वही नाम वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द अपोजिशन के सामने रखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस ज़रूरी है। क्योंकि अकेला वज़ीर आज़म फ़ैसला नहीं कर सकता, क्योंकि एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। तन्हा लीडर ऑफ द अपोजिशन फ़ैसला नहीं कर सकता, उनके साथ जो अपोजिशन में जितनी भी पार्टियाँ हैं उनको भी एतमाद में लेना होगा। तो इसलिए ये कहना कि अपोजिशन की कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो हुक्मरान इत्तेहाद में और शामिल जो जमातें हैं वो फ़ैसला करेगी, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद और PDM हो, उन्होंने भी आपस में मुशावरत करके एक दूसरे को एतमाद ले लेना होगा और एतमाद देना होगा। इसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, लिहाजा इसमें कोई गैर आइनी हवाले से कोई कबाहत नहीं है, ये आइनी तकाज़ा है। अच्छा हाफिज़ साहब, इतवार को एक तकरीब में वज़ीर आज़म ने नवाज़ शरीफ के एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई के साथ ये दावा भी किया कि अगली मुंतखब हुकूमत भी मौजूदा इत्तेहादियों के साथ ही चलाएंगे। तो क्या PDM इस पर इत्तफ़ाक़ कर चुकी है या अभी इसे मुस्लिम लीग नून की राय या ख्वाहिश समझें हम? देखिए, ये जो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की कि अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होगा, आपको ये भी मालूम है कि नवाज़ शरीफ की हवाले से अदालती पोजीशन और अदालत के फ़ैसलों का पोजीशन क्या है, वो एक रुकावट है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए, उनके वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में रुकावट है। हो सकता है ये रुकावट दूर हो जाए। जब ये रुकावट दूर होंगे, जो नाहली की रुकावट है, तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्यों वज़ीर आज़म नहीं बन सकता? अगर फ़र्ज़ करे PMLN को अक्सरियत मिलेगी तो फिर वज़ीर आज़म तो PMLN का होगा, क्योंकि जो बड़ी पार्टी है उसी का वज़ीर आज़म होगा। जैसे आज PMLN बड़ी पार्टी है, वज़ीर आज़म PMLN के शहबाज शरीफ की सूरत में, और जमहूरी तकाज़ा भी है और ये जमहूरियत भी है। और फिर PMLN को इख्तियार है, अगर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकता है, अदालती फ़ैसला जो मौजूद है वो ना हो, वो सुकम दूर हो जाए, तो ये तो PMLN फैसला करेगी, नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो इस पर मेरा क्या एतराज़ है? तो सिंगल पार्टी, वाहिद पार्टी, तो अगले इलेक्शन में आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी कि वन पार्टी मुल्क पर हुकूमत करे और उनकी हुकूमत बने, यही पार्टियां उनके साथ होंगी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले इलेक्शन के नतीजे में यही पार्टियां हुकूमत करेगी, तो आने वाले इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे।
बहुत शुक्रिया हाफिज़ हमदुल्ला साहब। और मेरा ख्याल है सारों का ही ओपिनियन लेके ये लगता है कि दे नीड टू ऑल बी ऑन द सेम पेज टू कम अप विद अ नेम। तो इसहाक डार वाले नाम पे तो नोबडी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा अहम इशू, हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं लेकिन साथ ही क्लाइमेट से छेड़छाड़ भी हमारी ख़त्म नहीं होती। नहीं हो रही, बट एनीवे एक ब्रेक लेंगे फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। हमारी क्रिकेट टीम्स की तो शानदार परफॉर्मेंस आपको पता ही है जारी है। हमारे जो इमर्जिंग टैलेंट है उसने भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। कौमी टीम की कामयाबियों पर साबिक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने भी मुबारकबाद दी और अपनी ट्वीट में उन्होंने दबे लफ्ज़ों में फतूहात का क्रेडिट लेते हुए ज़का अशरफ से मुतालबा किया कि खिलाड़ियों, सिलेक्शन कमेटी और कोचेस के हवाले से उनकी पॉलिसी को जारी रखा जाए। नजम सेठी की ट्वीट पर क्रिकेट हलकों में चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि नजम सेठी को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। छोड़ दे भाई, कह दिया उन्होंने, कहने दे आगे। अब लेट्स सी कि ज़का अशरफ साहब कब तक इन मामलात को क्लियर करते हैं। हम ज़रा जान लेते हैं क्योंकि ये एक नया रुख है पाकिस्तानी क्रिकेट का जो हम सबको देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी, उनसे मालूम करते हैं, उनके पास अंदर की खबरें होती हैं। याह्या, वी आर डूइंग वेल माशाल्लाह एंड वर्ल्ड कप सर पे है। हम चाहते हैं जिस तरह से हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं यही परफॉर्मेंस हम देते रहे, इनफैक्ट इसमें और बेहतरी आ जाए और हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। एनी चेंज कैन बी रियली हार्मफुल। ज़का अशरफ साहब से मुताल्लिक क्या अपडेट हैं आपके पास? कोई बड़ी तब्दीलियां करने वाले हैं वो सिलेक्शन में, कोचिंग में? और ख़ास तौर पे याह्या ये जो जिक्र हो रहा है कि मिसबाउल हक को एक अच्छी पोस्ट जो है जैसे मुशीर मुकर्रर करने का सोचा जा रहा है। हुमा और अब्दुल्ला, बिल्कुल जो आपने नजम अजीज सेठी की ट्वीट के हवाले से गुफ्तगू की, तो वो कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। तो डेफिनेटली नजम अजीज सेठी साहब को अपने कंसर्न शो किए होंगे। निक्की आर्थर साहब ने, जिनको बड़े खामोशी के साथ, बड़ा तीखा रात में रखते हुए नजम अजीज सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कनेक्ट किया। उनका एक पाँव इंग्लैंड में है और दूसरा पाँव हवा में है, लेकिन पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में नहीं है। और कल बड़ी तवील मुलाकात हुई है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ साहब की मिसबाउल हक के साथ। और इस मुलाकात के बाद मिसबाउल हक ने क्रिकेट उमूर में चौधरी ज़का अशरफ साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और चौधरी ज़का अशरफ साहब जो है वो क्रिकेट के उमूर में उनके साथ ना सिर्फ सलाह लेंगे बल्कि जो शॉट अब उनको खेलने हैं आने वाले दिनों में, वो मैं अगर ये कहूँ कि मिसबाउल हक के कंधे पर रखकर खेले जाएंगे तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और इसके लिए फॉर्मर क्रिकेटर्स को जो है वो खिदमात हासिल की जा रही हैं और उनकी मशावरत के साथ क्रिकेट के उमूर को जो है वो ज़ेरे बहस लाया जाएगा। और टीम की परफॉर्मेंस श्रीलंका में सबके सामने है, दूसरा टेस्ट मैच जारी है। बट मुझे नहीं लगता कि निक्की आर्थर और जो इस वक्त मैनेजमेंट पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट है वो आने वाले दिनों में रहेगी। सिलेक्शन कमेटी तो वैसे ही खत्म हो गई है। हारून रशीद साहब क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी में मौजूद थे, वो तो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में मौजूद नहीं है। हसन चीमा वाहिद तनख्वाहदार सेलेक्टर हैं जो क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हैं, उनके हवाले से भी मुझे कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं। और खासतौर पर टीम के जो मैनेजर रेहानुल हक साहब हैं, उनकी भी मुझे लग रहा है कि छुट्टी हो जाएगी। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएट रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फॉर्मर मैनेजर नवीद अकरम चीमा साहब हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे फैसले होंगे चौधरी ज़का अशरफ साहब की सरबराही में। और इनको जो है मतलब हम जो मर्जी कर लें यहाँ पे और जो मर्जी कह लें याह्या, टीम की परफॉर्मेंस जैसी मर्जी हो, ये सारी तब्दीलियाँ होनी है, नागुज़ीर हैं, चाहे उनका टीम पर कोई भी असर पड़े, चाहे वर्ल्ड कप सर पे है नहीं सर पे है, चाहे वो फैसले इनिशियली अच्छे ही साबित हुए हों लेकिन अब उनको चेंज होना जरूरी है क्योंकि बंदा चेंज हो गया। हाँ, ऐसा ही समझें आप, कैसा भी समझ लें। बात दरअसल ये है कि ये पिछले 2 साल से होता आ रहा है, 2 नहीं 3-4 साल से होता आ रहा है। जब एहसान मानी साहब ने टेक ओवर किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, निक्की आर्थर की बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही थी, टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी, रन रेट की वजह से हम सेमीफाइनल के लिए 2019 के क्वालिफाई नहीं कर सके। तो दिलचस्प बात यह है कि एहसान मानी साहब की क्रिकेट कमेटी में वहां पर भी मिसबाउल हक मौजूद थे और वो लोगों के इंटरव्यूज कर रहे थे। और अचानक आखिरी दिन जो है उन्होंने आकर जो है इंटरव्यू दिया और वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन गए। और वहां पर भी उनके कंधे पर रखकर ये शॉट खेला गया था।
तो अब एक बार फिर मिकी आर्थर जो है वो रहमो करम पर होंगे मिसबाह उल हक के, और मुझे नहीं लग रहा कि मिकी आर्थर जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि खुद ही आपने खुलासा किया है नजम अजीज सेठी साहब की उस सोशल मीडिया पर ट्वीट के हवाले से कि उन्होंने इल्तिजा की है, गुफ्तगू की है, बात की है, चौधरी ज़का अशरफ को सलाह दी है कि जी इस टीम मैनेजमेंट को तब्दील न किया जाए। लेकिन अगर ये जो पाक बॉल टर्म हम यूज़ कर रहे थे और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्रिकेट पंडित्स यूज़ कर रहे हैं, और हम जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट पे जिस पेस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी फील्डिंग है, ये क्रेडिट किसको देंगे आप? कुछ तो तब्दील हुआ ना इन द सिस्टम, जिसकी वजह से हमें एक नई तर्ज की क्रिकेट पाकिस्तान टीम की तरफ से इन टेस्ट मैच देखने को मिल रही है। क्या would it go, the credit should be given to ये जो हमारा गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ है उनको? अब्दुल्ला उमरुमा, बात दरअसल ये है कि श्रीलंका के इन कंडीशंस में अगर आप बैकफुट पर खेलेंगे, ज्यादा खेलेंगे और कम रन स्कोर करेंगे तो एक गेंद आपकी इनिंग का खात्मा कर सकती है। जो ब्रेंडन मैककलम ने टेस्ट क्रिकेट को एक नई जिद्दत दी है, नया तर्ज दिया है कि आपने जाकर टेस्ट क्रिकेट को वनडे क्रिकेट की तरह अपने आप को अप्लाई करना है, रन करना है। आप देखिए सऊद शकील पाकिस्तान के लिए 5 वनडे इंटरनेशनल खेले हुए हैं और जिस तरह उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, शुरुआत अगर मैं ये कहूँ आप माने या ना माने शान मसूद से हुई है, जिन्होंने पहले 2 रोजा साइड मैच में हम्बन टूटा में बिल्कुल एक वनडे मैच की तरह बल्लेबाजी की थी, 67 बॉल पर 83 रन किए थे। फिर उन्होंने पहले टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में जो है क्विकली पाकिस्तान को 39 रन करके दिए, फिर सरफराज भी उसी तरह खेले। अब मसला ये है कि कल भी अगर आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें, हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान टीम इस तरह खेली है कि पाकिस्तान ने 5, 4.5 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी की है। तो हम कह रहे हैं कि ये किसका क्रेडिट है? देखिए बात दरअसल ये है कि आप अगर इसका क्रेडिट अपने कोचेस को देते हैं, टीम मैनेजमेंट को देते हैं, स्टाफ को देते हैं, तो इस वक्त खिलाड़ियों के सर पर भी तलवार लटक रही है। उनके लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। आप इसको टीम मैनेजमेंट का क्रेडिट दे दें, आप ये कहें कि मिकी आर्थर के आने के बाद ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब खिलाड़ियों को खुद इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है कि उनके पीछे दूसरा खिलाड़ी बैठा हुआ है। अगर उन्होंने जगह छोड़ी तो वो खिलाड़ी अंदर आ जाएगा, तो उनको अपने खेल में इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, अपने खेल को बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जी अगर आप टीम मैनेजमेंट तब्दील कर देंगे, चौधरी ज़का अशरफ साहब जो है वो बड़े फैसले करेंगे, तो क्या वर्ल्ड का बेशक अपनी टीम की कारकर्दगी मुतासिर होगी? आई डोंट थिंक सो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम का ये जो बंच ऑफ प्लेयर है वो जनाब पिछले 2 साल से इस टीम के साथ खेलता हुआ आ रहा है, और सिर्फ मसला अपने आप को अप्लाई करने का था, मसला सिर्फ टीम के लिए खेलने का था, और वो जिद्दत, वो शिद्दत अब आपको खिलाड़ियों के खेल में दिखाई दे रही है। बट वी होप कि शिद्दत जिद्दत चेंज ना हो ना, जब लोग चेंज हो या मिसबा आए या एक्सवाईज़ी कोई भी आए। मिसबा तो आप कह रहे हैं आ ही गए हैं, ही हैज़ ऑलमोस्ट अग्री, लाइक ऑलमोस्ट क्या ही हैज़ अग्रीड टू इट, मगर वो फिर चेंज ना हो जाए माहौल से। या फिर या मे बी अब प्लेयर्स में वैसे भी जनरली भी अगर आप मुल्क में देखें, लोगों में ये एहसास आ गया है कि वट एवर चेंजेस दैट माइट हैपन अराउंड यू, आपकी गेम ठीक होनी चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क होनी चाहिए। मे बी कलेक्टिवली टीम भी यही फील करती है, भाई हमारे इर्द गिर्द तो चेंजेस होते ही रहते हैं, फॉर वट एवर रीजन्स वी हैव टू परफॉर्म टू आवर बेस्ट पोटेंशियल। ये सेंस है वहाँ? असल बात है हुमा आपने कही है, और असल बात यही है कि आपने टीम के लिए परफॉर्म करना है, चाहे आप 25 रन करें वो टीम के काम आने चाहिए। आप रिजवान और बाबर की अगर बात करें तो बाबर आजम तो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के इंतहाई अहम बैट्समैन है, कप्तान भी हैं, टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में शामिल है आईसीसी कैटेगरी की। बट रिजवान अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं कर सके हैं टेस्ट क्रिकेट में, टीम से वो बाहर हुए हैं। सरफराज ने उनकी जगह ली है और गैर मामूली कारकर्दगी का उन्होंने बल्ले के साथ जो है वो मुजाहिरा किया है। उसके अलावा इस सीरीज में आप देखें आगाज सलमान को, वो 1 साल पहले यही अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं, तो खिलाड़ियों को बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का अंदाजा है कि अगर हमको टीम में रहना है तो हमको गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा। शान मसूद की अगर आप बात कर लें तो उनके लिए आगे कुआं है पीछे खाई है, और वो टीम के साथ रहे हैं। लोग उनकी कारकर्दगी पर बात कर रहे थे कि जी शान मसूद जो है 16 इनिंग्स उन्होंने 50 रन नहीं किए, उनको क्यों टीम में रखा गया है? लेकिन आप देखें उन्होंने अपने उसी खेलने के अंदाज को जो है वो कैरी किया। कल उन्होंने छक्का भी मारा, चौके भी मारे, रन करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुए। तो अब खिलाड़ियों को इस बात का बहुत अच्छे अंदाज में इदराक है कि परफॉर्म करेंगे, रन करेंगे तो टीम का हिस्सा होंगे, चाहे टीम मैनेजमेंट उनकी मर्जी की हो या नहीं हो।
क्योंकि हालिया अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों को तब्दील कर चुका है। लेकिन अगर आप टीम की बात करते हैं तो टीम में तो वही खिलाड़ी हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं मिसबाहुल हक की, तो मिसबाहुल हक मशावरत करेंगे चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ साहब के साथ। अब टीम का कोच कौन होता है, टीम का मैनेजर कौन होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बट आई होप वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना वो नीचे तक ना हो। बट नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम मिसबाह साहब, थैंक यू याया फॉर बीइंग विद अस दिस बट मॉर्निंग। इट इज अ डिफरेंट एरा एंड इट इज अ डिफरेंट मोड ऑफ क्रिकेट दैट लेकिन कैन आई जस्ट से डिफरेंट एरा डिफरेंट क्रिकेट, मतलब जो क्रिकेटर होते हैं मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर जॉब, दे हैव इट्स देयर पैशन टू, बट एक काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क हो रही है। तो जहाँ जहाँ आप लोग काम करते हैं और कभी कभार आपको लगे कि जी आपकी वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है एंड ऑल दैट, it's the same everywhere. मतलब you could be Babar Azam and you could be leading the Pakistan cricket team and you yet could be in a bank or in a multinational company or in a media house, wherever you are, politics is a part of it. So just deal with it. Everybody is going through the same thing. You just have to do your best. अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाने का बेड़ा अब पाकिस्तान बैतुल माल ने उठा लिया है। इसकी तफसील भी आपसे शेयर करेंगे लेटर। लेकिन ताज़ा तरीन बताया जा रहा है कि भाई ज़रा सैलाब का बता दें कि मुल्क भर में मानसून बारिशों ने बाज़ मकामात पे ज़रा तबाही मचाई है। भाई बड़ी ज़ोरों शोर से बारिशें जहाँ हो रही हैं वहाँ तो हो रही हैं, और आपको ये भी बता दें कि शदीद बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कम अज़ कम 17 अमवात हो चुकी हैं एज वी स्पीक। तो ये बड़ी डेडली होती हैं, मतलब जितना ना हो तो उसका एक और मसला है, अगर बारिशें ना हो और जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सामने ही आपके क्या होता है। मुतासरा इलाकों में घरों, सड़कों और फसलों को नुकसानात पहुँचे हैं। और दूसरी तरफ ये भी बता दें दरिया सतलुज और चनाब में सैलाब की वजह से करीबी आबादियाँ, राब्ता सड़कें, फसलें मुतासर हुई हैं। कराची में भी बादलों का बसेरा है। कल दिन भर शहर में जमकर बादल बरसे हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़रा ज़रे आब आए, जबकि सड़कें तालाब बनी। वैसे बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क उस तरह से नहीं हुआ है, उस तरह नहीं हो, शुक्र है। साथ ही आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने शहर कायद में मज़ीद बारिश की पेशगोई की है और रवा सीज़न मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल बज़ाहिर पिछले साल जैसी नज़र आ रही है, लेकिन नॉट टू दैट एक्सट्रीम आई वुड से, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप रीजनल कंपैरिजन भी कर लें तो आप ज़रा पड़ोसी मुल्क इंडिया में देख लें कि वहाँ क्या हाल हुआ है। इट इज़ बैड। अच्छा, निसार अब्बास के पास जाना होगा अभी हमें, स्कर्दू से हमें अपडेट करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे सैर करने भी ताहाल पहुँचे हुए हैं, तो क्या रास्ते खुले हैं? लैंड स्लाइडिंग है। स्पीकिंग टू अ फ्रेंड येस्टरडे, चित्राल गया हुआ है, 1 हफ्ते से फंसा हुआ है। सो स्कर्दू से निसार अब्बास हमें बताएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 6 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जो है वफ़े से जारी है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के काफ़ी वाक़यात यहाँ पे पेश आए हैं। गुज़िश्ता रात को होने वाली बारिश की वजह से शराह कराक्रम 20 मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हुई है, जिससे आज खोलने की कोशिश की जा रही है। ताहम शराह बल्तिस्तान जो है, जो मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हुई थी, उसे कल बहाल कर दिया गया है। ताहम आज रात को भी एक आध मुकामात पर मामूली जो है वो लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिससे आज क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। सैलाब की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जगह तमाम अजला के अंदर जो है वो रिहायशी इलाकों में सैलाबी रेले आ रहे हैं, जबकि जिला गाछे में तखस के मुकाम पर सैलाबी रेले में एक राबिता पुल जो है वो बह गया है। दूसरी जानिब जो पहाड़ों की मुहिमजोई के लिए दुनिया भर से सयाह आए हैं, गैर मुल्की कोई पैमा आए हैं, उन्होंने भी आर्जी तौर पर मौसम की खराबी की वजह से अपनी जो मुहिमजोई है उसको रोक रखा है। थैंक यू निसार अब्बास। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऑब्वियसली हम तो आपको वार्न ही कर रहे हैं कि लोग फंस भी जाते हैं और ना जाएं, और दिस इज नॉट द टाइम टू बी अ टूरिस्ट। लेकिन जब हम विजुअल्स देखते हैं, सच अ स्टनिंग प्लेस, मतलब देखते ही याद आ जाता है कि हमारे पास क्या खूबसूरत किस्म की जगह है। अब जरा गिलगित से बाहर निकलेंगे और नसीराबाद जाएंगे। वहाँ से कौन है हमारे साथ? आबिद बलोच इज रिपोर्टिंग फॉर अस। बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, कच्ची, डेराबुक्ती और बख्तियाराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। और गुज़िश्ता सैलाब से मुतासरा होने वाली अहम पिंजरा पुल 12 माह गुजरने के बाद भी तामीर और मुरम्मत नहीं हो सकी, जिसके बायस बोलान में बारिश और नदी तुगयानी में आने से सैलाबी रेला के बायस जो है पिंजरा पुल का
आर्जी रास्ता बहा कर लेकर गया है और गुज़िश्ता तीन दिनों से जो है सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली छोटी और बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों के साथ साथ मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और जो है मुसाफिर भूख प्यास के मारे सख्त मौसमी हालात का मुकाबला कर रहे हैं। जबकि झलमक्सी के इलाके बारीजा टू विंगो M8 भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त ये बलूचिस्तान के नेरी निज़ाम है जहाँ पर जो है चावल की पनीरी काश्त की जा रही है। अगर इन इलाकों में बारिश का सिलसिला रुका नहीं तो बलूचिस्तान में नेरी निज़ाम को शदीद मुतासिर के साथ साथ एक मरतबा फिर सैलाब आने का ख़तरा है। जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बारिशें होने के बायस बेघर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और मसाइब में मज़ीद इजाफा कर दिया है। बहुत शुक्रिया आबिद बलोच फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉम नसीराबाद। बलूचिस्तान का आपको पहले भी पता है क्या हाल हुआ था, इस मरतबा भी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, हम इस पर निगाह रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको पिछले घंटे में बता रहे थे कि भाई क्या चमगोइयाँ हो रही हैं। वैसे बहुत सारी चमगोइयाँ का कल काला कमा किया गया है। एक तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कैटेगोरिकली कहा गया कि दिस वुड नॉट बी राइट। हाफिज अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ वो भी ये कह रहे थे और फिर ख्वाजा आसिफ ने भी बरमला ये कहा कि मतलब इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म व्हाट सेंस डज इट मेक। लेकिन एट द सेम टाइम जो हालात हैं ना, जो तरमीम है, जो वज़ीर आज़म का बयान है, जो हमने आपको बताया कि हम ज़रा माहौल साजगार हो निगरान हुकूमत के लिए भी माशी फैसले करने के लिए, जो भी नेक्स्ट टाइम वो उसी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। सो इस्लामाबाद में सलीम साफ़ी साहब से ज़रा जानते हैं कि उनके पास क्या ख़बरें हैं। सो साफ़ी साहब थैंक यू सर। शुरू में यही था, ना तरदीद थी ना तस्दीक थी, मतलब सब ये कह रहे थे कि ज़िम्मेदारी आएगी तो देखेंगे, नाम फ्लोट करेगा तो देखेंगे, केपेबल हैं, अहल हैं, एट्सेट्रा फलां ढिमका। लेकिन अब ज़रा कुछ क्लैरिटी आना शुरू हुई है। आपको कितने चांसेस नज़र आते हैं इसहाक डार साहब के लिए निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर? देखिए मेरे ख्याल में ये सियासी जमातें मीडिया को इस्तेमाल करती रहती हैं और इसमें तो अब ज़ाहिरी बात है नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश होगी कि उसके करीब तरीन आदमी वज़ीर आज़म बने निगरान, और वो इसहाक डार साहब हैं, उनके अजीज़ भी हैं, उनके ट्रस्टवर्दी भी हैं। जरदारी साहब चाहेंगे कि उनका अपना कोई दस्तरास्त और उनके हाथों का खिलौना वज़ीर आज़म बने, यही मौलाना साहब चाहेंगे, यही बाकी फरीक चाहेंगे। फीलर्स छोड़े जाते हैं, लोगों का रिएक्शन टेस्ट किया जाता है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है और ना ज़ाहिरी बात है फैसला ये लोग अपने आप पार्टियों में मुशावरत भी नहीं करते। जो फैसला करना है नवाज शरीफ ने तना करना है, जरदारी ने करना है या फिर कुछ और लोगों ने करना है, तो उन्होंने अभी तक बाकायदा तौर पर कोई चीज़ भी अनाउंस नहीं किया है। इसलिए बस वो मीडिया के लिए उन्होंने एक सरगर्मी ढूंढ ली है और वो पल्स देखना चाहते हैं कि अगर वो इस तरह का कोई काम करें, यानी डार साहब या डार साहब जैसे अपने किसी ख़ास बंदे को वज़ीर आज़म बना दें तो उसका रिएक्शन क्या होगा। साफ़ी साहब वी विल एग्री विद यू देयर, क्योंकि हम भी बिल्कुल इसी कंक्लूजन पे आए थे कि ये एक नाम छोड़ा गया है, फ्लोट किया गया है टू गेट अ सेंस ऑफ यू नो हाउ एवरीबडी फील्स अबाउट इट। क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि नहीं ये नाम तो बिल्कुल कोई हतमी नहीं है और अभी तो दिया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी नाम तो है। अच्छा ये बताएं कि डार साहब का नाम सामने आने पर एक बहस जो है वो फिर पुरानी वाली बहस शुरू हो गई है कि मुस्लिम लीग नून को निगरान सेटअप के लिए या फॉर दैट मैटर कुछ भी हो रहा हो तो शरीफ फैमिली से बाहर कोई नज़र नहीं आता और हर तरह का पार्टी हुकूमती निगरान ओहदा जो है वो घर में ही रखना चाहते हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते होंगे कि एक ख़ानदान से बाहर कैसे निकलें? इसीलिए बारी बारी पाकिस्तान में या तो जमहूरियत की बसात लपेटी जाती है या फिर इनके साथ वो हशर होता है जो पिछले 2018 में नून लीग के साथ हुआ जो इस दौर में अभी इमरान खान के साथ हो रहा है। क्योंकि सबसे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी सोच जमहूरी नहीं है। अब निगरान हुकूमत का कंसेप्ट तो यही है कि आप गैर जानिबदार लोगों को ले आएँ जिनके किसी के साथ हमदर्दी ना हो, जो किसी के हक
में मैनिपुलेशन ना कर सके। अब आप देखें कि यहाँ पे आप अगर अपने ख़ानदान के बंदे को निगरान प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। फिर आप अभी देखें हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तो उधर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने समधी को गवर्नर बना दिया है। फिर जो निगरान काबीना है उसमें सूबाई पार्टियां कह रही हैं, तमाम कौमी पार्टियां, कि मेरे 3 वजीर हैं, मेरे 3 वजीर हैं, मेरे 3 वजीर हैं, और आपस में झगड़ रहे हैं। मसलन अब नून लीग के जो वहाँ के लीडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ANP के जिस वजीर को इस्तीफा देना पड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद खटक साहब ने, कि जी यहाँ पे डिफेक्टो वजीर आला वो गवर्नर साहब हैं और सब कुछ उनके हाथ में है और हमारे 3 वज़रा है और उनके 11 वज़रा है। अब अगर उनके कंडक्ट से उनकी हुकूमत में शामिल लोग मुतमईन नहीं हैं तो कल उनके तहत होने वाले इंतखाबी रिजल्ट को PTI, जमात इस्लामी या इस तरह के लोग कैसे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि न सिर्फ मरकज़ में एक हकीकी मानों में गैर जानिबदार हुकूमत कायम करनी पड़ेगी, बल्कि खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और सूबाई काबीना इन सब को तब्दील करके क्रेडिबल लोगों को लाना होगा। चलिए लेट्स सी क्या होता है हकीकी मानों में गैर जानिबदार हुकूमत के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं। थोड़ा सा बैक इन जो होती है वो कितनी गैर जानिबदार होती है। अब साफी साहब, कमिंग बैक टू योर फेवरेट, लाइक आपसे जब भी मुलाकात होती है आपका एक फेवरेट टॉपिक हम लेके आते हैं। हिस्ट्री पहुंच जाएं। चलें जी, स्टार्ट होइए। आपका फेवरेट मौजू आज के दिन, साफी साहब को पता ही है, आज 25 जुलाई है। आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में आम इंतखाब हुए थे। एक नई जमात ने स्टेटस को तोड़ा था, पहली मरतबा इख्तिदार हासिल किया था। पाकिस्तान की सियासत को इस एक इवेंट ने आपके ख्याल में कितना तब्दील किया? मतलब क्या अभी भी हम उस तब्दीली के दौर में ही हैं या वो तब्दीली अब ख़त्म हो चुकी है? या फिर उस तब्दीली के आफ्टर शॉक्स, आफ्टर इफेक्ट्स लॉन्ग स्टैंडिंग वो तो हैं ही हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पॉलिटिकल एरिना और एवेन्यू में ना देखा जाए और आवाम में देखा जाए तो बहुत कुछ तब्दील हुआ है। बिल्कुल हुआ है। या फिर वो तब्दीली से फ्रिजल आउट हुई है और कुछ अर्से बाद दोबारा सर उठा सकती है? क्या कहेंगे आप? नहीं, आज से 5 साल पहले इसी दिन क्या हुआ था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया। उससे पहले लोगों को जबरन तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया। जब RTS को फेल करवाया गया, आवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया और एक बंदे को जबरन कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। तो उसका नतीजा ये है कि आज वो जबरी तब्दीली जो मुसल्लत की गई थी वो मुल्क के लिए भी मुसीबत बनी है, वो कौम के लिए भी मुसीबत बनी है, वो फौज के लिए भी मुसीबत बनी है, वो अदलिया के लिए भी मुसीबत बनी है और वो सिविल सोसाइटी के लिए भी मुसीबत बनी हुई है। अब अगर हम उस चीज़ का तकरार करेंगे और अब PTI के बरक्स किसी और के हक में वही गैर आईनी और गैर कानूनी हरबे आजमाएंगे तो नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा और फिर 4-5 साल बाद हमें जिस तरह अब हमें 2017 और 2018 के गंद को साफ करना पड़ रहा है, इसी तरह फिर हमें 2023 के गंद को 2028 में साफ करना पड़ेगा और अपने गुनाहों की तलाफी करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक हाँ, मतलब ऐसा अनदर स्पोर्ट जिसमें हमारे यंगस्टर्स भर भर के जाते हैं वो है स्पोर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट्स। देखिए स्पोर्ट ही में आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। तो खतरनाक किस्म का स्पोर्ट है। लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स में कौमी फाइटर्स जो हैं उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं जी, और इस वजह से वो इंटरनेशनली अभी बड़े रिकग्नाइज हो रहे हैं। ज़ीशान हैदर भी इन्हीं टैलेंटेड फाइटर्स में से एक हैं जो कि 2 अगस्त को अबू धाबी में शुरू होने वाली वर्ल्ड मिक्स्ड यूथ मार्शल आर्ट्स। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम, क्या हाल है आपका? ज़ीशान, ख़तरनाक किस्म का स्पोर्ट है, मुश्किलात हैं, स्पॉन्सर्स हैं नहीं, सिलेक्शन हो चुकी है, फिर भी लगे हुए हैं आप। मतलब ये कमिटमेंट और ये ड्राइव कहाँ से आती है? वालेकुम सलाम, और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया अपने चैनल पे। और दूसरी बात यह है कि बस सेल्फ पे अब तक जितना किया है मैंने, रजिस्ट्रेशन और वीज़े का जितना भी ख़र्चा हो रहा है वो मैंने अपने सेल्फ पे किया है। मतलब
ये कि मैंने छोटा सा लोन लिया है बैंक से 3 लाख का, तो बाकी मैंने कर दिया है और ट्रेनिंग में भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड ज़रूर आएगा। और ये जितनी भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग जितनी हो रही है मेरे कोचेस की वजह से है, जो मुझे इंस्पायर करते हैं, और जितने भी मेरे लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो मुझे इंस्पायर करते हैं। तो इस चीज़ में ये होता है कि सपोर्ट कम मिलती है मगर फिर भी जज्बा ऊंचा ही रहता है। अच्छा, लेकिन ये ज़रूर बताएं हमें कि जब इतनी मुश्किलात होती हैं तो आप इस स्पोर्ट में गए हैं, एक तो नंबर 1 किससे इंस्पायर हुए, क्योंकि ये ख़तरनाक स्पोर्ट है बड़ी, मतलब इसमें आपको लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई ठेस भी पड़ सकती है, कोई सीरियस मामला भी हो सकता है, सीरियस इंजरी के चांसेस हैं। देन व्हाई दिस स्पोर्ट? इस स्पोर्ट्स के बारे में तो मुझे पहले पता नहीं था, ये 3 सालों में मुझे स्पोर्ट्स के बारे में पता हो गया, इसमें इन्वॉल्व हो गया। स्टार्टिंग में जब मैंने टीम माउंटेन वॉरियर ज्वाइन किया तभी मुझे पता चला था कि स्पोर्ट्स के बारे में। फिर जब मैंने उसे देखा कि इसमें फ्री स्टाइल है, हर कुछ मतलब इसमें इन्वॉल्व है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, बीजेजे है, तो फिर इस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया और इसके बाद मैं स्पोर्ट्स में आया। और ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में मतलब काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं होता है इसमें और स्पॉन्सर का काफ़ी मसला होता है स्पोर्ट्स में। बाकी ये है कि आपकी अपनी कोई फेडरेशन है, मतलब ये मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले जितने भी होते हैं सारे अपने पैसों से और इसी तरह जमा करके पहुंचते हैं, या आपका कोई इदारा है, कोई इज देयर एनी वन रूफ जहां पे आप लोगों की कोई ओहदेदारान हो, या बस ऐसे ही होता है हर कोई ऐसे पहुंचता है? नहीं, ये प्रॉपर एक फेडरेशन है, पाकिस्तान फेडरेशन, पाकिस्तान एमएमए फेडरेशन है, मगर ये है कि इस पाकिस्तान जो एमएमए फेडरेशन है इसे गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। और ये कि बाकी कोई छोटे छोटे इदारे होते हैं जो आपको पाकिस्तान एमएमए फेडरेशन ने सपोर्ट किया है इस वाले टूर के लिए या अभी तक नहीं किया? इस वाले टूर के लिए तो नहीं किया, क्योंकि ये होता है कि हमारा जो फेडरेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है और गवर्नमेंट ना उसे सपोर्ट करती है, तो हमें खुद ढूंढना पड़ता है स्पॉन्सर। ये कितना बड़ा इवेंट है, ये जो मिक्स्ड यूथ मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हो रही है अबू धाबी में, इसमें कितने मुल्क होंगे? इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपने क्या कोई फाइट की या वैसे ही फीस वगैरह दी है सिर्फ? जी, ये जो वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ लेवल पे इवेंट रखता है। तो ये क्या कहते हैं, इसमें 40 कंट्रीज इन्वॉल्व है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें ये कि मेरी सिलेक्शन इसलिए हुई कि क्योंकि 2 साल से मैं अनबीटन रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड है 8-0। 2 दफ़ा मैं नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ, NFT1 और NFT2 का मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है। तो इस दफ़ा ये कि अंडर 18 में यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड का एमेच्योर लेवल पे। और इससे क्या होता है कि आगे UFC होता है, वन चैम्पियनशिप होता है, ये जो बड़े बड़े प्रमोशंस होते हैं तो ये इसी इवेंट के थ्रू जाते हैं। तो इस दफ़ा वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। चलिए, होपफुली आप मतलब माशाल्लाह 2 साल से अनबीटन है, 2 दफ़ा हमारे अंडर 18 नेशनल चैम्पियन है। यू डिज़र्व टू गो, आपने यू हैव वर्कड हार्ड टू रीच दिस लेवल। हम उम्मीद ये करेंगे कि आपको आज इस सेगमेंट के बाद, इस प्रोग्राम के लाइव नशर होने के बाद कोई ना कोई रब्ता ज़रूर करें। भाई अबू धाबी में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप किसी तरह इस बच्चे को रीच आउट करें, हमें रीच आउट कर लें, हम रब्ता करा देंगे। कोई आप अपना फेसबुक पेज, ज़ाहिर है लोगों के लिए रब्ता करना भी तो मुश्किल है ना, कुछ बता दो कैसे लोग रब्ता करें आपसे? जी, मेरा फेसबुक पेज है ज़ीशान अकबर नाम का, और इंस्टा पे भी है ज़ीशान अकबर, और मेरा फ़ोन नंबर भी है 0317922150। ये हमेशा मेरा ऑन रहता है। अगर कोई भी स्पॉन्सर मुझे करना चाहता है तो ये मेरा मुझसे कांटेक्ट करे डायरेक्ट, और क्या कहते हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल आएगा। गुड लक ज़ीशान। गुड लक ज़ीशान, हमें बड़ी उम्मीद है क्योंकि हमारे शो पे जो प्ली हम करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भी हो जाती है। तो प्लीज़ रीच आउट टू दिस यंगस्टर। मतलब एक स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे, एक विजुअल दिल दहला देने वाला है। हम अपने बच्चों को आपने मुझे बताया ही नहीं कि हम लोग आ चुके हैं। हम आ गए वापस, सॉरी तो मुझे आवाज़ नहीं आई। अच्छा, हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें? मतलब बाहर के मुल्कों में या तहजीब याफ्ता माशरों में इनकरेज किया जाता है बच्चों को बाहर भेजें खेलने के लिए, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, वो किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, गटर में गिर कर मर जाते हैं।
अच्छा, ये जो हम आपको मनाज़िर दिखाने वाले हैं ना, ये हुआ है जी, एक स्पेशल रिपोर्ट है एक्चुअली, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। रियाज रासिक की गुजरात का एक इलाका है जहाँ पर ये जो खुले मैन होल हैं, ये हमारी कौम के बच्चों के लिए डेथ ट्रैप्स साबित हो रहे हैं। यस, लेकिन इसके साथ दो चार और चीज़ें भी मैंने नोटिस की हैं जिसमें हम बात करेंगे। पहले ये देखिए, हमारे रियाज रासिक हमारे साथ ही हैं, डिसीज्ड बच्चे के वालिद के साथ हमें बता रहे हैं तफसील हुआ क्या। जी, मैं इस वक्त रहमान शहीद रोड में एक घर में उमैर सईद जो बच्चा अपने नाले में गिरकर जान बाक हुआ था, उसके घर में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ उनके वालिद साहब सईद-उर-रहमान मौजूद हैं, जो एक मेहनत कश हैं और चतराल से इनका तल्लक है। यहाँ पे एक किराए के मकान पर रहते हैं अपने बच्चों के साथ और यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनका बच्चा जो है वो कैसे नाले में गिरा है। वो अपनी सिस्टर के साथ बाहर निकल कर खेल रहा था, तो उसके सिस्टर ने कहा चलो मैं इसको दुकान से कोई चीज़ ला दूँगा, तो वो चीज़ लाने के लिए चली गई। जब इस दौरान जो है वो बच्चों से अलग होके एक दो दफ़ा बाहर निकल के उसको देखने लगा, तो जब दूसरी दफ़ा जब बाहर निकला है तो वो ये हादसा हो गया, वो गिर कर उसके अंदर जो है वो चला गया। मैं काम के ऊपर था, मेरे घर वालों को जब जो मेरे घर वाली है उसको जब पता चला है तो फिर उसको पहले वैसे ढूंढने लगे हैं, कुछ 15-20 मिनट तक उसको ढूंढते रहे। जब उनको नहीं मिला, कहीं से भी जवाब नहीं आया। सिक्योरिटी वाला जो चौकीदार है उसको जब पूछा गया, उसने भी कहा कि मैं इधर वाशरूम कहीं गया हुआ था, तो वो भी गेट के ऊपर नहीं था। तो उन्होंने जब पता नहीं चला तो फिर उन्होंने कैमरा चेक किया। जब कैमरा चेक किया तो फिर कैमरे से जो है ये पता चल गया उनको कि ये नाले में गिरा हुआ है। तो सबसे पहले उसने ख़ुद जो है ढूंढने की कोशिश की, उसने मेरी वाइफ़ ने ख़ुद छलांग लगा के, उसके पैर भी ज़ख्मी हुए थे। तो बाद में जो है जब उन्होंने 1122 में कॉल किया है रेस्क्यू वालों को, वो आए हैं। दूसरे गुजरात के जो उस इलाके के जो लोग थे, हमारे जो महल्ले के लोग थे, वो भी साथ जो है वो बाज़ार के कुछ लोग, कुछ महल्ले के कुछ रेस्क्यू वाले सारे मिल के उसको जो है 2-3 घंटे बाद इस वाक़े के तकरीबन 11 बजे के करीब जाके उसको हमने बाज़ेब किया नाले से। मैंने उठाया था, उस वक्त मुझे पता चल गया था कि मेरा बच्चा जो है, लेकिन फिर भी मैंने उसको महसूस नहीं होने दिया है। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में जाके उन्होंने जो भी चेक करना था वहाँ पे होके, उसके बाद जब हॉस्पिटल में मैंने उसको कहा कि अभी आप जाएं, उसको मैंने भेज दिया। फिर पीछे से वैसे उसको लेकर आया हूँ। तो बाद में घर में आके आधा घंटे बाद कुछ जो वहाँ के कुछ ख़वातीन थी वो भी आई हुई थी रात को, जो पास ही 1-2 फैमिली हैं, उन्होंने आके मैं उनके ज़रिए से उसको बड़ी मुश्किल से मैंने बताया उनको। तो फिर जो है वो उसके हालात तो 2-3 दिन बिल्कुल ख़राब थी, अभी भी कुछ बेहतर है, लेकिन ज़्यादा जब भी उसको कोई चीज़ घर में मिलती है तो उसमें जो है वो तो ये तो वो गुजरात तो वो शहर है, यहाँ पे साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, उनके लगाए हुए लोग, उनकी लगाई हुई मशीनरी, उनके लगाए हुए सरकारी ओहदेदारान, अफसरान, मतलब वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं। वो तो बड़ा प्राइड लेते हैं अपने कामों में। तो विजुअल देख के ना रोंगटे खड़े हो गए कि बच्चा किस तरह गायब हुआ है, मतलब 1 सेकंड में ही इज गॉन। और वो कोई वो नहीं है, ही कुड सी, वो स्लिप हुआ है बेसिकली। हाँ, और क्योंकि वो लग रहा था कि जैसे एक और भी उसके नीचे पेडेस्टल टाइप था, उसमें भी पैर गया और फिर वो गिरा है, वो उलट के गिरा है। वो ये नहीं है कि वो देख नहीं रहा या अंधा है, अल्लाह माफ करे, और सीधा सीधा जाके गिर गया है, वो भी हो सकता है, बट ही जस्ट स्लिप। As it is, what kind of judgment are we going to expect with a child who's what 3 or 4 years old, और साथ बड़ी बहन के आया हुआ है जो कि 5-6 साल की है। ये 2 बच्चे रात के वक्त निकले क्यों हुए हैं? In this day and age, ना कोई सोशल मीडिया, ये सॉरी CCTV ना होती, ना पता चलता कि वो एक्चुअली उसके अंदर ही गिरा है, तो ढूंढते रहते बच्चे को कि गया किधर, कि किसी ने उठा लिया, जो कि माशाल्लाह हमारे यहाँ तो ये भी होता रहता है कि बच्चे उठा देते हैं। ये पूरा किस्सा ये भी हो सकता था कि रात को दोनों बच्चे निकले हैं, बच्ची को किसी ने उठा लिया। हमारे यहाँ माशरा ये है ही नहीं कि हम रातों को बच्चों को बाहर भेज सकें। अब्दुल्ला, डू यू सेंड योर किड? हम दिन को, आप दिन में अपना बच्चा बाहर घर से कभी भी नहीं आप भेजेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम इंतजामिया की तरफ से ये कोई बरी जिम्मा नहीं कर सकते कि मतलब यार एक गटर का ढकना तो लगा सकते हो। मतलब ये कितनी छोटी सी बात है कि आपके लिए, लेकिन एक ख़ानदान तबाह हो गया। उनका छोटा बच्चा, वो बता रहे अपनी बीवी का हाल, वो she probably would not be able to relive her life like normal। वो बता रहा है उसके सामने कोई भी चीज़ आए तो वो उसका बुरा हाल हो जाता है। नहीं ये तो क्योंकि विजुअल भी सामने आ गया। अच्छा जी, और ये खबरदार करने के लिए हमने आपको दिखाया कि प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब से भी हम कहेंगे कि गुजरात में जो हुआ है वो ज़रा उसका नोटिस लें और पूछें किसी से
खैर, अभी हम सिंध के नंगर पार्कर में कारूंझर पहाड़ी सिलसिले की बात करेंगे। बड़ा खूबसूरत है, अपनी मिसाल आप है। एक सयाहती मकाम के हवाले से सिंध हुकूमत के हालिया इक़दाम ने कारूंझर पहाड़ की बका को एक ख़तरे में डाल दिया। मकामी लोगों का ऐसा मानना है। सिंध हुकूमत ने कारूंझर पहाड़ से ग्रेनाइट निकालने के लिए पहाड़ की नीलामी का ऐलान किया था, जिसमें मकामी आबादी, माहौलियाती कारकुनों के साथ खुद वज़ीर आला सिंध के 2 मुअव्विनीन ख़ुसूसी ने शदीद एतराज़ात उठाए हैं। कितनी खूबसूरत जगह, और मतलब ये क्या हो रहा है? 28 किलोमीटर रकबे पर फैला ग्रेनाइट के कीमती पत्थरों पर मुश्तमिल ये जो पहाड़ी है, या पहाड़ कह लें आप इसको, इसका सिलसिला जबीन मज़हब के कदीम मंदिरों के अलावा पहाड़ों से बहते आबशारों और खूबसूरत मोरों का मस्कन समझा जाता है, और इस तरह ये मजहबी और सकाफती मसला भी बन गया है। बिलावल भुट्टो साहब के कज़न जुल्फ़िकार जूनियर ने भी इस मामले पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। साथ ही में ये मामला अदालत भी पहुँच गया है, और इतने शदीद दबाव के बाद बिलाखिर अभी तो सिंध हुकूमत ने कारूंझर के पहाड़ों की नीलामी मनसूख कर दी है। क्या मतलब, दीज आर स्टनिंग विजुअल्स, दीज आर विजुअल्स आउट ऑफ नैट जियो's डॉक्यूमेंट्री। खैर, 31 जुलाई को कराची में होनी थी, जाते जाते आई गेस कुछ होना था, लेकिन अभी तो रुक गया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इजाज़ ज़ई हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। इजाज़ ज़ई, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो पहाड़ जिसका बात हो रही है किस इलाके में एग्जैक्टली, और इसकी वजह, शोहरत और अहमियत क्या है, और किस तरह की आबो हवा, माहौल, ज़रा इसका एक्सप्लेन करें हमें। देखिए, सिंध के ज़िला थरपारकर के इलाके नगर पार्कर में मौजूद पहाड़ी सिलसिले को कारूंझर कहा जाता है। ये पहाड़ी सिलसिला 28 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। दीदा ज़ेब रंगों के हामिल और ग्रेनाइट के कीमती पत्थरों पर मुश्तमिल ये जो पहाड़ हैं, इनको इंतहाई तारीखी और सकाफती अहमियत हासिल है। यहाँ पर जैन मत मज़हब के मंदिरों के अलावा 10 से ज़ायद छोटी बड़ी बरसाती नदियाँ भी बहती हैं, जबकि मानसून सीज़न में तो यहाँ जो पहाड़ों से आबशारें फूटती हैं तो उनके नज़ारे तो इंतहाई हसीन होते हैं, जिनको देखने के लिए सयाह बड़ी तादाद में दूर दूर से यहाँ का विजिट करते हैं और इन हसीन नज़ारों से इंतहाई लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। So that was जैन मज़हब। अब ये बताइएगा एजाज कि क्या मकामी आबादी का क्या रद्द अमल है? सर्टनली माइनिंग से हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, वी कैन एक्सपोर्ट इट। क्या ये इलाका ऐसा है कि इसको नहीं छेड़ना चाहिए? जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? मकामी अफराद का क्या रद्द अमल है? कारूंझर के ये जो पहाड़ हैं ये मादनियात से माला माल हैं। ये ग्रेनाइट की कीमती पहाड़, चाइना किले के अलावा मुख्तलिफ मादनियात हैं जो यहाँ से हासिल की जा सकती हैं। इसके हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई को इन पहाड़ों की नीलामी के हवाले से टेंडर्स मुख्तलिफ अखबारात में शाया किए गए थे, जिसके बाद जो है अवाम में भरपूर रद्द अमल देखने में नज़र आया। ना सिर्फ थरी बासी बल्कि अवामी नुमाइंदों ने भी महकमा मादनियात सिंध को ख़त लिखकर अपने खदशात का इजहार किया। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो ये नीलामी का जो टेंडर जारी किया गया है इसको फिलफौर मनसूख किया जाए, क्योंकि जो पहाड़ हैं इनके लिए इंतहाई तारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल हैं और हज़ारों साल तहजीबें और ये सकाफत ये पहाड़ अपने अंदर समाये हुए हैं। तो इस हवाले से जो है सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और यही मुतालबात किए जा रहे हैं कि ये जो नीलामी के टेंडर्स हैं इनको फौरी तौर पर मनसूख किए जाएँ। अच्छा, फाइनली ये भी बताएं कि जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं उसके बाद क्या हुकूमत ने लोगों से बात की, कोई मसले का हल वगैरह निकला? क्योंकि बहुत सी दुनिया में माइनिंग होती भी इसी तरह है, तो वी आर ट्राइंग टू सी कि क्या कोई मिडिल ग्राउंड पहुंचा जा सकता है। देखिए, एक भरपूर अवामी रद्द अमल सामने आने के बाद महकमा मादनियात सिंध ने कारूंझर पहाड़ों की नीलामी का जो टेंडर का नोटिफिकेशन था उसको मनसूख कर दिया गया और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो महकमा मादनियात सिंध है वो जो अपने फैसले को वापस लेती है। तमाम थरीबासी और थर के अवामी नुमाइंदे यही मुतालबा कर रहे हैं कि कारूंझर के जो पहाड़ हैं इनको आलमी सकाफती विरसा करार दिया जाए, ताकि इनकी जो तारीखी अहमियत, माहौलियाती निज़ाम और तर्ज ज़िंदगी को आज और आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। ठीक है जी, इनको तो छेड़ना मुमकिन नहीं है, छेड़ा जाना भी नहीं चाहिए। हर चीज़ से पैसे नहीं कमाने चाहिए। अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर प्रिजर्व किए जाते हैं तो मतलब बेशक टूरिज्म से आप यहाँ पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहाड़ काट के पत्थर निकाल के पैसे कमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। See you tomorrow.